हमने अपने देश के कॉन्स्टिट्यूशन की बुनियाद सेक्युलरिज्म के ऊपर क्यों रखी है, क्या इसकी वजह है? आज तो मैं देखता हूं जिस तरह से आम जनता का दिमाग बिगड़ता चला जाता है, सुधर नहीं रहा है, बिगड़ रहा है। और चूंकि ये सेकुलर पार्टियां अपना कर्तव्य पूरा नहीं करती, इसलिए जो थोड़ी सी तादाद है जिनकी ऐसी पार्टियों की जो भले कहें मुंह से कि सेकुलरिज्म में हम भी मानते हैं, लेकिन असलियत यह है कि वो मानते नहीं, उनका प्रचार खुल के होता है। इन राजनीतिक नेताओं से मैं प्रार्थना करूं हाथ जोड़ के कि जो आपका कर्तव्य है लोक शिक्षण का, पब्लिक एजुकेशन का, पॉपुलर एजुकेशन का, वो तो आप करें। वोट ही सबसे बहुत कीमती चीज तो नहीं है, हुकूमत और मिनिस्ट्री तो सबसे बड़ी चीज रही है, देश भी तो कुछ है। बेखौफ, बेबाक लेकिन पूरी सच्ची पत्रकारिता आपको पहल भारत पर मिलेगी। बस हमारी हौसला अफजाई के लिए सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। हम आपके सामने बिल्कुल सच और सच का वादा करते हैं, हम लाते रहेंगे। नौजवानों, अंग्रेजी शिक्षा का त्याग करो और मैदान में आकर ब्रिटिश हुकूमत से लड़ो और उसको धराशाही कर दो और एक ऐसे हिंदुस्तान की तामीर करो जिसकी खुशबू सारे आलम में फैल जाए। जब ये बात मौलाना अबुल कलाम आजाद के मुंह से निकल रही थी, एक नौजवान स्टूडेंट उस बात को सुनकर अपने लिए अपना मुस्तकबिल मतलब फ्यूचर बना रहा था और सोच रहा था और हलचल से भर रहा था। उस स्टूडेंट का नाम था जयप्रकाश नारायण। मैं काशिफ पहल करता हूं पहल भारत पर। आज 5 जून 1974 की वो बात होगी जब एक इंसान जिसने आजादी की लड़ाई लड़ी, जिसने जलियांवाला बाग और भारत छोड़ो जैसे आंदोलन को चरितार्थ करके दिखाया, आज हम उसकी बात करेंगे कैसे वो अपने ही देश की सरकार के खिलाफ बिल्कुल लोहा लेकर खड़ा हो गया और कहने लगा, सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। इस जनता से उसका मतलब कौन थे? इस जनता से उसके मतलब थे वो पीड़ित लोग जो ठगे जा रहे थे, जो अनएम्प्लॉयमेंट और गरीबी और खराब सेहत का शिकार हो रहे थे, जो गलत और इम्प्रैक्टिकल और दुरुपयोगी शिक्षा की पद्धति के मारे हुए लोग थे। हम बात कर रहे हैं उसी जेपी यानी जयप्रकाश नारायण की। बात 5 जून 1974 की है। गांधी मैदान, शाम का वक्त, 5 लाख से ज्यादा लोग और उसी में जेपी का एक स्टेटमेंट आता है। पूरी स्पीच चल रही है, पूरा मैदान गहमा गहमी से भरा हुआ है। वो कहते हैं, जात पात तोड़ दो, तिलक दहेज छोड़ दो। जात पात तोड़ दो, तिलक दहेज छोड़ दो, समाज के प्रवाह को नई दिशा में मोड़ दो। यह बात सुनने के बाद वो 5 लाख भीड़ ऐसे कर रही थी कि अगर उन्होंने अहिंसा का वचन न लिया होता तो पता नहीं उस रात उस शाम क्या हो जाता। अरेस्टिंग का कोई डर नहीं, सरकार का कोई खौफ नहीं। जब जेपी ये बोलते बोलते आगे बढ़ते हुए कह गए कि बिहार की बीएमपी यानी बिहार मिलिट्री पुलिस और दूसरी तरफ बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स यानी बीएसएफ से वो ये बोलते हुए निकल गए कि अगर आपको लगता है कोई सरकार आपको संविधान के खिलाफ जाने को कह रही है तो मत जाइए, लड़ जाइए संविधान की रक्षा के लिए। जिसको आधार बनाकर इंदिरा गांधी ने कहा था कि वो देश के खिलाफ सेना को भड़का रहे थे। ऐसा नहीं था, वो सरकार के खिलाफ थे और संविधान की तरफ देश को ला रहे थे। उस आंदोलन ने नक्शा बदल दिया। पहले तो मैं आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड बता दूं उस आंदोलन का। चिमन भाई पटेल गुजरात के चीफ मिनिस्टर हुआ करते थे, जिनके टाइम में वहां के एलडी कॉलेज जो इंजीनियरिंग कॉलेज था गुजरात का, वहां खाद्य सामग्री को यानी खाने को लेकर जबरदस्त महंगाई हो गई और खाने की क्वालिटी बहुत लो क्वालिटी की हो गई। नतीजा यह हुआ कि स्टूडेंट यानी छात्र आंदोलन पर या सड़क पर उतर आए और देखा देखी वो आंदोलन जो बिहार से चला था गुजरात आया। और जयप्रकाश नारायण को जब स्टूडेंट्स ने कहा कि आप हमें लीड कीजिए, नेतृत्व दीजिए, जयप्रकाश नारायण ने सिर्फ एक वादा उनसे मांगा कि आज के बाद आप इस आंदोलन में कहीं भी हिंसा को नहीं आने देंगे। स्टूडेंट्स ने, छात्रों ने, नौजवानों ने उनसे वादा किया, भीड़ ने उनसे वादा किया कि हाँ हम आपको वचन देते हैं। उन्होंने कहा अगर तुम ये वचन देते हो मित्रों, दोस्तों, तो मैं तुमको बताता हूं ये क्रांति है मित्रों, ये क्रांति है दोस्त, और संपूर्ण क्रांति है। विधानसभा का विघटन हमारा मकसद नहीं है, ये तो बस मील का पत्थर है। हमारा मकसद तो बहुत दूर है और हमें अभी बहुत दूर तक जाना है। एक शब्द गूंजा, संपूर्ण क्रांति। क्रांति हम सब जानते थे, संपूर्ण क्रांति का क्या मतलब था? मतलब टोटल रिवॉल्यूशन। इससे मतलब था वो क्रांति। जब उनसे पूछा गया जेपी से कि आपके संपूर्ण क्रांति से आपका अभिप्राय, आपका मतलब, आपका तात्पर्य क्या है, उन्होंने कहा संपूर्ण क्रांति से मेरा मतलब समाज के सबसे दबे कुचले वर्ग और सबसे दबे कुचले क्लास और कास्ट को
सबसे ऊपर यानी कि सत्ता के शिखर पर बिठाना, और जो लोग सत्ता को अपनी बपौती समझते हैं उनको मुंह के बल लोकतांत्रिक रास्ते से धकेल के मार देना। हर पार्टी यही कहती है कि हमारी पार्टी देश के हित के लिए, राष्ट्र के हित के लिए और इस देश की गरीब जनता के हित के लिए है। अगर ये वास्तविक हो, अगर ये सत्य हो, तो फिर हर पार्टी का ये कर्तव्य है अपनी कुर्सी, अपनी सत्ता, अपना स्वार्थ का ख्याल नहीं करके ये जनता की जो शक्ति, जनता की जो रचना नीचे से हो रही है नए भारत की, उसमें सहकार करना, उसमें मदद करना है। यही है। अब सुनिए क्या होता है। वो जेपी आंदोलन जिससे लालू प्रसाद यादव, नीतीश कुमार, रामविलास पासवान, सुशील कुमार मोदी और इस तरह के बहुत सारे हिंदुस्तानी नेता निकले, उन्होंने आगे चलकर इस आंदोलन की क्या छवि बनाई या इसकी क्या थाती उन्होंने रखी, ये बात की बात है आज जयप्रकाश नारायण और उनके उस आंदोलन की। 5 जून याद रखा जाएगा उस ऐतिहासिक आंदोलन के लिए। हर्बर्ट मर्क्यूज जो एक मार्क्सिस्ट इतिहासकार थे, उन्होंने एक बार कहा था, बहुत मशहूर है उनका, कि जब लोगों को ज्यादा सुविधा मिल जाती है तो उनसे धूप में निकलने का स्पिरिट खत्म हो जाता है। क्या यही हो गया है? क्या अगर आज की सरकारें भी ऐसा करती हैं तो कोई जेपी जैसा नेता खड़ा होगा? क्या किसी का कद इतना है? क्या किसी का एथिकल अपील, किसी का मॉरल अपील इतना ज्यादा है कि वो ये काम कर सकता है? क्या आज की सरकार हमें पूरी तरह से ऐसी नजर नहीं आ रही है जो कई बार संविधान से आगे जाकर काम करने में लग जाती है, लेकिन कोई ऐसा नेता खड़ा नहीं होता, किसी का मोरल इतना हाई नहीं है जो जेपी का मुकाबला कर पाए। लेकिन उन्हीं नौजवानों में, उन्हीं यंग लोगों में हमें ढूंढना होगा, हमें याद करना होगा। ऐसे कई लोग हैं जिन्होंने जो क्रांति की मशाल उठाई और उन्होंने क्रांति को सफल बनाया। आइए बात करते हैं कुछ उन चीजों पर जो उस दिन हुआ। जो सबसे जरूरी बात इस आंदोलन के बारे में है वो ये है कि जेपी ने एक बार भी ये कोशिश नहीं की कि राजनीतिक दलों में कोई परिवर्तन या क्रांति की गुहार आए, जबकि उन्होंने कोशिश की छात्र जागे, नौजवान जागे। 1967 से लेकर 1972 तक भारत का राजनीतिक परिदृश्य बदला था। गैर कांग्रेसी सरकारें कई सूबों में आई थी, लेकिन सब ने निराश किया था। जेपी को किसी पार्टी से कोई बहुत उम्मीद नहीं थी। बिहारी इसका एग्जाम्पल है। एक बार शिवानंद तिवारी ने अपने इंटरव्यू में कहा था कि जब जयप्रकाश नारायण ने देखा कि महामाया प्रसाद सिन्हा जो बिहार में इलेक्शन जीत कर आए, जिसको कम्युनिस्ट सरकारें, कम्युनिस्ट पार्टियां और जनसंघ दोनों सपोर्ट कर रही थी, 11 महीना से ज्यादा टिक नहीं पाई, क्योंकि उनके पास कोई मॉरल अपील नहीं थी। उनके पास कोई जो बस सरकार बना ली थी, उन्होंने पद हासिल कर लिए थे, लेकिन पद हासिल करने के खिलाफ तो ये गांधीवादी अपनी जवानी के दिनों से था। जब लोगों में महत्वाकांक्षाएं सबसे प्रबल होती हैं, उन दिनों में भी था। जब ये अमेरिका में सोशियोलॉजी पढ़ रहे थे जयप्रकाश ने, उसी दौरान वो मार्क्स से बहुत प्रभावित हुए थे और वो चाहते थे कि असली समाजवाद, जो भारत का समाजवाद हो, जिसमें किसान हो, जिसमें मजदूर हो, जिसमें गरीब हो, जिसमें पिछड़े तबके हो, कमजोर लोग हों, औरतें हों, उनकी बात चले। वो शुरू से लड़ाई लड़ रहे थे। 1974 वो वक्त था जब एक ऐसी सरकार जो जबरदस्त पावर में, जो जबरदस्त ऑटोक्रेटिक नेचर के साथ, बिहेवियर के साथ सत्ता में बनी हुई थी, केंद्र में बनी हुई थी, वो कोशिश कर रही थी एक ऐसी दुनिया में, एक ऐसा देश बनाने का जिसको यहां तक कहा जा रहा था, कुछ इतिहासकारों ने और संविधानविदों ने यहां तक दावा किया है कि इंदिरा गांधी उसको प्रेसिडेंशियल स्टेट बनाने के चक्कर में थी कि एक आदमी के हाथ में सारी सत्ता सिमट जाए। और वही खड़ा था जयप्रकाश नारायण जो लड़ रहा था इस सोच के खिलाफ। जयप्रकाश नारायण जो इंदिरा गांधी को बिल्कुल बेटी की तरह, उनकी वाइफ प्रभावती जो खुद बहुत बड़े ब्रज किशोर प्रसाद जो खुद गांधीवादी नेता थे, उनकी बेटी थी प्रभावती, जो खुद कस्तूरबा गांधी के साथ रही थी अपनी जवानी के दिनों में, इंदिरा गांधी को अपनी बच्ची मानते थे वो। उन्होंने कहा, इंदिरा गांधी से एक बार पर्सनल जाकर कहा कि तुम ऐसा मत करो। तुम्हारे फादर, तुम्हारे पिता पंडित जवाहरलाल नेहरू, जिन्होंने इस देश को एक नया विजन दिया, जिन्होंने डेमोक्रेटिक स्टेट बनाया, जिन्होंने भारत को सेकुलर डेमोक्रेटिक बनाने में सबसे बड़ा योगदान किया, उनकी बेटी, उनकी पुत्री ऐसा कर रही है, शोभा नहीं दे रहा है। देश ने तुमको इसलिए पसंद किया था कि तुम इस देश को एक ऐसे इंसान की सीरत और शक्ल दे रही थी जिसका नाम जवाहरलाल नेहरू था, और तुमने डेमोक्रेसी की हत्या करने की ठान ली है। इमरजेंसी लगाई इन्हीं के कहने पर, सत्ताएं बदली, इधर से उधर हुई, पूरा का पूरा राजनीतिक ढांचा और पूरा सोपान बदल के रह गया। लेकिन जो एक चीज नहीं बदली वो भारत की वो क्षमता थी जिसने भारत के उस संविधान को बनाए रखा, जिसने भारत के संविधान में उल्लिखित डेमोक्रेसी और सेकुलरिज्म और समानता के सिद्धांत और समाजवाद को बनाए रखा। ये वो संविधान था। जयप्रकाश नारायण उसी संविधान के लिए लड़ रहे थे। 1974 की शाम से लेकर अब मैं आपको एक घटना बताता हूं जिससे समझिए इस इंसान की अपील, गांधी के बाद इतना बड़ा अपील शायद ही किसी का जबरदस्त और इतना असरदार हुआ होगा। क्या होता है, वही भीड़ भाड़ और वही नारा गूंज रहा था, जत्था का जत्था वहां पहुंच रहा था। गांधी मैदान की शाम और लाखों की भीड़ और जयप्रकाश नारायण का चेहरा तेज से भरा हुआ।
अचानक कुछ लोग खून से लथपथ आते हैं, जिसमें 12 लोग कहा गया। चारों तरफ उनके जिस्मों पर खून के धब्बे लगे हुए थे। आप सोचिए, अचानक जहां अहिंसा का वादा लिया जा रहा हो, जहां यह वादा किया जा रहा हो कि हम कुछ भी हो जाए वेपन हाथ में नहीं लेंगे, हथियार नहीं उठाएंगे, वहां अचानक उसी जत्थे में से 12 लोग खून से लथपथ आते हैं। लगभग उनकी जान जा रही थी। भीड़ ने पूछा क्या हुआ। उन्होंने बताया कि हम पीछे छूट गए थे और जब हम गुजर रहे थे तो हम पर गोलियां चली। ऊपर से गोलियां। बाद में जिलाधीश जो डीएम थे वहां के उस वक्त के, विजय शंकर दुबे, उन्होंने कहा कि इंदिरा ब्रिगेड के कुछ लोगों ने हमला किया था, गोलियां चलाई थी ऊपर से। सोचिए, एक सरकार गोली चलाने पर आतुराम लोगों पर रोक नहीं पाई उनके जज्बे को। चल पड़े वो लोग ये कहते हुए कि सिंहासन खाली करो कि जनता आती है। जाति पाति तोड़ दो, दहेज और तिलक छोड़ दो और स्टेट को नई दिशा में मोड़ दो। यह आंदोलन के ये बिंदु, ये पॉइंट से नारे जो बदल कर रख रहे थे पूरे के पूरे राज्य के राजनीति और कहिए तो बाद में पूरे देश की राजनीति में, वो उथल पुथल शिवरन तिवारी के ही शब्दों में, ये वो उथल पुथल भारत की आजादी के बाद का सबसे बड़ा आंदोलन था। उसी तरह आपको मैं इस घटना को और एक घटने से जोड़ दूं। याद है किसान आंदोलन? 5 जून को किसानों ने प्रण लिया था कि हम एक आंदोलन छेड़ेंगे और उस आंदोलन की विजय हुई कि इस तरह की ऑटोक्रेटिक गवर्नमेंट को, जो ये समझ रही है कि पार्लियामेंट उसकी जागीर है, उस सरकार को भी कानून बदलना पड़ा। यहां से डेमोक्रेसी, आम आदमी की ताकत का अंदाजा लग सकता है। हम जान सकते हैं कि एक इंसान जब एक कौम और जब एक आवाम के तौर पर लड़ाई करता है, जब एक वोटर और सिटीजन बन जाता है, वो जब वो भक्त नहीं रहता तो वो कितना मजबूत हो जाता है। ये जयप्रकाश आंदोलन का, जयप्रकाश नारायण का यह आंदोलन जो जिंदगी भर इतिहास की किताबों में पढ़ा जाएगा। दुनिया में कहीं भी हो, दुनिया में कहीं भी नाइंसाफी होगी, दुनिया में कहीं भी जनता को जब जुल्म किया जाएगा, जनता पर अत्याचार किया जाएगा, सरकारें उसको अपनी शासन व्यवस्था और अपने स्टेट मैकेनिज्म से दबाएंगी, वहां वहां यह आंदोलन प्रेरणा स्रोत बनकर आएगा। हम जयप्रकाश नारायण को याद करते हैं, पहल भारत संपूर्ण क्रांति को याद करता है। पहल भारत तो उस भीड़, उस शाम को याद करता है जब लाखों लोग उम्मीद में, जब लाखों लोग सरकार के खिलाफ लड़ने को खड़े हो गए। यानी अगर जज्बा है, यानी अगर खून में गर्मी है, यानी अगर अपने मिशन पर भरोसा है, यानी अगर आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनीतिक परिवर्तन देश की जरूरत है, तो याद रखिए, आवाम वही है, भीड़ वही है, हाउ हू वही बाकी है, बाजार वही है, सामान वही है, खरीदने वाले होने चाहिए। बने रहिए पहल भारत पर, हम आपके सामने इसी तरह के और वीडियोस लाते रहें।